सीधा साधा, क्योंकि हम ही हैं असली। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीधा साधा। एक बार फिर एक अहम मुद्दे के साथ में आप लोगों के सामने हाजिर है। दरअसल कांग्रेस वर्किंग कमेटी बनी है, उसमें कुछ ऐसे सदस्य निकल कर आए हैं जो वाकई चौंक रहे हैं लोग देख कर कि इनके नाम इसमें होने चाहिए थे, और कुछ ऐसे लोगों को इसमें से बाहर कर दिया गया है जो इनमें होने चाहिए थे। इस महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर हमसे बात करने के लिए एक बार फिर विशेष आग्रह पे अमिताभ त्रिपाठी सर जुड़े हैं। उनका हम पहली बात तो शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, स्वागत करना चाहेंगे। अमिताभ सर, आपका धन्यवाद और स्वागत। नमस्कार। नमस्कार। अमिताभ सर, आप इस बात को अच्छे से समझा पाएंगे। इससे पहले मैं बात करूं कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी और जो सदस्य इसमें हैं और जो सदस्य इसमें नहीं हैं, एक सरसरी नज़र अगर आपकी तरफ से मैं उससे बात करना चाहूं तो क्या कहना चाहेंगे आप इस पूरे के पूरे प्रोसेस को लेकर? देखिए, कांग्रेस जो है वो भारतीय राजनीति में एक प्रमुख राजनीतिक दल है जी, और आज की डेट में वो प्रमुख विपक्षी दल है। बिल्कुल। तो उसके बारे में चर्चा करना बहुत महत्वपूर्ण होता ही है जी। और चूंकि कांग्रेस की वर्किंग कमेटी एक महत्वपूर्ण रोल अदा करती है उनके संगठन के निर्णय में जी, इसलिए उसका जो रिस्ट्रक्चर हुआ है उसमें कुछ नाम जो आए हैं उस पर चर्चा करना लाजमी है। आपने ये विषय उठाया, अच्छी बात जी। इसमें 3 नामों पर थोड़ा सा समय लेकर हम चर्चा करेंगे जी। बिल्कुल, और मैं खुद चाहता हूं कि इसी तरह से हम लोग चर्चा को आगे बढ़ाएं। अमिताभ सर, इसमें सचिन पायलट के नाम से मैं शुरुआत करना चाहूँगा। सचिन पायलट को लेकर बड़ी अलग तरह की खबरें आती हैं। कभी वो सीएम की रेस में आ जाते हैं, कभी वो अध्यक्ष भी नहीं रहते, कभी वो अनशन करते हैं सरकार के खिलाफ ही, कई बार वो सवाल खड़े करते हैं अशोक गहलोत सरकार के ऊपर, क्योंकि वो उनकी सरकार भी है। लेकिन कई तरह के कह सकते हैं विरोधाभासी चीज़ें निकल कर सामने आती हैं। लेकिन इस दफ़ा कांग्रेस वर्किंग कमेटी में उनका आना आप कैसे देखते हैं? देखिए, पिछली बार भी 5 साल पहले, लगभग 5 साल ही होने वाला है, और 2018 में भी जब राजस्थान में चुनाव हुए थे तो सचिन पायलट को मुख्यमंत्री पद के लिए माना गया था। मान मनोबल का दौर चला था, और जो कांग्रेस का हाईकमान है, विशेष रूप से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के आग्रह पर उन्होंने अपनी जो उम्मीदवारी है वो वापस ली थी और अशोक गहलोत के साथ काम करना उन्होंने स्वीकार किया था जी। बाद में उनको ऐसा लगने लगा कि उनको न केवल नंबर 2 का दर्जा दे दिया गया है, बल्कि उनको एक तरीके से ह्यूमिलिएट भी किया जा रहा है जी। इसकी वजह से लगभग बगावत की स्थिति आ गई थी, और ऐसा लग रहा था कि शायद, ऐसी भी खबरें थीं कि शायद वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के रास्ते पर जा रहे हैं जी। बाद में इनफॉर्मल चैनल की वजह से जी, जो फारूक अब्दुल्ला जी के साथ उनका जो रिश्तेदारी है, बिल्कुल, उसके चलते जो है वो किसी तरीके से चीज़ें पर्दे के पीछे से सेटल कर ली गई जी। लेकिन सचिन पायलट जी का ये जो विषय है बहुत दिन से ड्यू है, और एक बात मैं बार बार समझता हूँ जिसको हमारे मीडिया में नहीं लाया जाता जी। ये एक बात कही जाती है कि अशोक गहलोत जी, जो मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि अशोक गहलोत का जो विषय है जी, उसमें कांग्रेस का जो हाईकमान है जी, वो अशोक गहलोत से ज़्यादा असंतुष्ट है, क्योंकि अशोक गहलोत को वो कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर इस समस्या का समाधान करना चाहते थे, और एक जनरेशन गैप जो है उसको ख़त्म करके और नया जनरेशनल शिफ्ट करने के दिशा में काम करना चाहते थे। सचिन पायलट को यहाँ राजस्थान में लाना चाहते थे, ये कांग्रेस की स्कीम में है। लेकिन अशोक गहलोत जी राजस्थान छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, तो इसके लिए एक जो फॉर्मूला निकाला है अब, उसको बड़े ध्यान से समझिए कि सचिन पायलट का वर्किंग कमेटी में लाने का ये मतलब हुआ कि कांग्रेस हाईकमान ने उनको कन्विंस किया है कि आप हमारे साथ रहिए, और जैसे जैसे समय आएगा हम देखते हैं कि चीज़ें किस दिशा में जाती हैं जी। इसका अर्थ ये हुआ कि आज की डेट में राजस्थान की राजनीति में अशोक गहलोत से ज़्यादा निकट सचिन पायलट हैं, और उनके विश्वस्त भी सचिन पायलट ही हैं। इसलिए मुझे लगता है आने वाले समय में अशोक गहलोत को इससे सतर्क रहने की आवश्यकता है जी। आप मतलब कहीं ना कहीं अशोक गहलोत जी को ये बता रहे हैं कि भाई सतर्क रहो, नहीं तो आपकी राह में बड़ी बाधा आ सकती है। खैर, इससे आगे बढ़ते हैं हम। अमिताभ सर, एक नाम इसमें और भी है जो बड़ा मुझे भी हैरान करने लग रहा है, क्योंकि शशि थरूर, ये वही शशि थरूर हैं जो अध्यक्ष पद में जो है खड़गे के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। कई बयान भी निकल कर इनके सामने आते हैं जो पार्टी के कह सकते हैं कि लीक से हटकर बयान होते हैं, और कई बार इनको जो पार्टी के कार्यशैली पे भी सवाल खड़े करते हैं। उनका इस तरह से इनका नाम सामने आना कांग्रेस वर्किंग कमेटी में आप किस तरह से देख रहे हैं, और क्या वाकई उनका नाम इसमें होना चाहिए था? देखिए, ये बड़ा महत्वपूर्ण पॉजिटिव सिग्नल है
देखिए, कांग्रेस जब से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की, बिल्कुल, उसके बाद से एक चीज़ समझ में आ रही है कि राहुल गांधी इस बात को समझ गए हैं कि डिजीज़ क्या है जिसकी वजह से कांग्रेस जो है पिछड़ती जा रही है। जी, जो उनके बारे में एक परसेप्शन बना हुआ है कि एक परिवारवादी पार्टी है और केवल एक ही खानदान इसको चला रहा है, बिल्कुल, और दूसरा कि डेमोक्रेसी नहीं है और लोकतांत्रिक आवाज़ को दबाया जाता है। शशि थरूर को शामिल करके एक उदारता का परिचय दिया है जी, कि अगर आप लोकतांत्रिक तरीके से, लोकतांत्रिक जो प्रक्रिया थी चुनाव की, उसमें जाते हुए अगर आपने खिलाफ भी पर्चा भर दिया या अपना विषय रखा तो भी आप पार्टी के खिलाफ नहीं हो गए और आप पार्टी के हितों को आगे लेकर चल रहे हैं और केरल के एक प्रमुख फेस हैं और राहुल गांधी जी की राजनीति अब केवल दक्षिण भारत पर केंद्रित है, बिल्कुल, तो इसलिए उनको नज़रअंदाज करना इनके लिए कठिन था, इसलिए उनको शामिल किया गया है। कई मैसेज दिए हैं कि हम लोकतांत्रिक भी हैं, हम अपनी आलोचना सहन कर सकते हैं, पार्टी के अंदर जो भी बातें आपस में पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए अगर कोई बातें की जाती हैं तो उस पर ध्यान दिया जाता है। ये एक मैसेज देने की कोशिश की है। चलिए, दो पे बात कर ली हम लोगों ने। एक और मैं नाम इसमें लेना चाह रहा हूँ अमिताभ सर, आनंद शर्मा जी का, जो कि जिस तरह से उनका नाम इसमें सामने आया है, क्या एक तरीके से पूर्वांचल की राजनीति खासकर उनका रहा है महत्व वहाँ पे क्या? क्योंकि मैं इसमें बात ये भी जोड़ दूं कि प्रियंका गांधी वर्सेस पीएम मोदी का मुकाबले की नज़र से भी कहीं ना कहीं बनारस को उस समय देखा जा रहा है। हालांकि अभी कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन जिस तरह से हवा बनाने का प्रयास किया जा रहा है, और चूंकि ये जो उद्धव ठाकरे गुट है उनकी तरफ से जो शिवसेना है वो लगातार बयानबाजी कर रही है, चाहे प्रियंका चतुर्वेदी की बात करें या संजय राउत की बात करें, तो क्या ये उनका इस वर्किंग कमेटी में आना, क्या ये उस बात को भी कहीं ना कहीं एक इशारा कर रहा है कि भविष्य में ऐसा भी हो सकता है कि प्रियंका वर्सेस पीएम मोदी का मुकाबला बनारस में देखने को मिले? देखिए, 2019 में भी ऐसी खबरें आ रही थीं जी, और चुनाव में ये एक बहुत बड़ी रणनीति होती है कि बहुत बड़ा जो नेता होता है जिसके आधार पर ही आपका सारा कैंपेन डिजाइन किया जाता है जी, उसको अगर टफ फाइट में कर दिया जाए ताकि उसको अपनी कंस्टिट्यूएंसी पे फोकस करना पड़े किसी भी तरीके से, तो उससे प्रभाव पड़ जाता है पूरा चुनाव प्रबंधन पर। और भारतीय जनता पार्टी ने सफलतापूर्वक 2022 के विधानसभा चुनाव में किया था। कनखल से उन्होंने अखिलेश यादव के खिलाफ जब एसपी बघेल जी को चुनाव लड़ा दिया तो अखिलेश यादव जी को बहुत समय देना पड़ा और एक समय काफ़ी टाइट फोकस करना पड़ गया, बहुत टाइट फाइट आ गई थी। तो उससे क्या होता है कि थोड़ा बहुत भी ध्यान जो है वहाँ जाता है और उसकी वजह से चुनाव प्रबंधन, इलेक्शन मैनेजमेंट में थोड़ा सा असर पड़ता है। तो पहले अजय राय जी जो कि नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ 2014 में चुनाव लड़े थे, उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाना, फिर आनंद शर्मा जी जो कि G20 में बहुत मुखर रूप से विरोध कर रहे थे, उनको फिर से लाना, जिनका बनारस की राजनीति से संबंध रहा है। ये दर्शाता है कि अगर प्रियंका गांधी वाड्रा नहीं भी चुनाव लड़ रही हैं तो बनारस को लेकर कांग्रेस जरूर कुछ बड़ा सोच रही है और भाजपा को इससे सतर्क होना चाहिए। जी बिल्कुल, आप इशारा कर रहे हैं, मतलब सतर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल अमिताभ सर जैसे दो नाम मैंने बताए भी कि जो शिवसेना खासकर उद्धव ठाकरे वाला जो गुट है वो लगातार ये मांग कर रहा है कि प्रियंका को वहाँ से लड़ना चाहिए और वो लड़ेंगी तो जीतेंगी भी। नहीं, जीतना हारना राजनीति तो नहीं है। देखिए, जीतना हारना तो अलग है और ये लोग तो देखिए इस तरीके का है कि मैंने आपसे बार बार बोला कि भारत में बहुत सी पार्टियां ऐसी हैं कि जिनको केवल नरेंद्र मोदी फोकस्ड रहते हैं। उनको विचारधारा पर बात करना, नीतियों पर बात करने से नहीं मतलब, उनको कहाँ वो नरेंद्र मोदी को अपमानित कर पाएं, अपनी कल्पना में ही सोच रहे हैं कि कहीं ऐसा हो जाए कि मोदी हार जाए, कितना मज़ा आ जाएगा। तो इस तरीके की ओछी बातें, अभी हारने जीतने की बात नहीं, लेकिन इलेक्शन मैनेजमेंट के लेवल पर मैं ज़रूर कहूँगा कि बनारस को लेकर जरूर कांग्रेस कुछ बड़ा सोच रही है। बिल्कुल, आपने बड़ा सोचने की बात कही है। तो एक बड़ी खबर मेरे पास और भी है अमिताभ सर। प्रमोद कृष्णन हमेशा जाने जाते हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए, मुखर आवाज़ हैं, लेकिन इस वर्किंग कमेटी से उनको बाहर रखा गया है, उनको जगह नहीं दी गई है और अब वो बड़े अनाप शनाप बयानबाजी भी कर रहे हैं। हालांकि कई तरह की बातें भी कह रहे हैं, लेकिन उनको जगह नहीं देना कहाँ तक आपको सही फैसला लगता है कांग्रेस पार्टी? क्योंकि कई मुद्दों पे बड़ी मुखर आवाज़ रखते हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, लेकिन उनको इस तरह बाहर रखना किस तरफ इशारा कर रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि एक तो ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, उन्होंने किसको जगह दी किसको नहीं दी वो तो उनका अपना फैसला रहा होगा। लेकिन प्रमोद कृष्णम जी जो विषय उठा रहे हैं, जिसमें उन्होंने ये बोला है कि हिंदुत्व से संबंधित विषय मैंने बहुत मुखरता के साथ रखे थे, उनका कहने का शायद मतलब यही है
पिछले कुछ दिनों में, शायद ये बात कुछ लोगों को कांग्रेस में पसंद नहीं आई है, इसीलिए वो मुझे पसंद नहीं कर रहे हैं जी। इस बात में ये बात जो है कांग्रेस को डैमेज कर सकती है जी। क्योंकि 14 के बाद से कांग्रेस अगर लगातार नीचे जा रही है देश में, तो उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि कांग्रेस के ऊपर ये चीज़, ये लेवल लग गया है कि वो कांग्रेस जो है हिंदुत्व से दूर होती जा रही है, हिंदुत्व को पसंद नहीं करती है। और हिंदुत्व तो छोड़ दीजिए, लोगों को ऐसा लगने लगा है कि शायद हिंदुओं को भी पसंद नहीं करती है, हिंदू से संबंधित जो विषय होते हैं। तो प्रमोद कृष्णम जी का ये जो बार बार आकर बोलना, ये कांग्रेस को महंगा पड़ेगा। और ऐसे में अगर बनारस से वो कुछ सोच रहे होंगे तो उनके लिए बहुत घातक हो गया। तो अगर उन्होंने कोई योजना सोची भी है बनारस के लिए, तो प्रमोद कृष्णम जी चूँकि एक साधु संत हैं और भारत में साधु संत की मान्यता होती है, तो और उनका एक स्थान भी है, पीठ भी के भी वो हैं, जो कुछ भी हैं, तो उस वजह से उनका एक फॉलोइंग भी है, समाज में उनकी एक इज्जत भी है, उस तरीके से उनके प्रति श्रद्धा रखने वाले उनके भक्त भी हैं, तो उनका बोलने का असर कांग्रेस पे जरूर पड़ेगा। चलिए, आपने धर्म की बात की, छोटा सा मैं सवाल ले लेता हूँ लास्ट में आपसे कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में हमने देखा कि जो कमलनाथ हैं, उनके बेटे हैं नुकुल, वो धीरेन्द्र शास्त्री जी को जिस तरह से नमन कर रहे हैं और तमाम और भी चीज़ों में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व नज़र आ रहे हैं, तो क्या कांग्रेस पार्टी को भी समझ में आ गया है कि धर्म पे, यानी कि हिंदुत्व के अब तक जो उनसे कटा हुआ महसूस किया कर रहा था अपने आप को, क्या वापस उसी राह पे वो आना चाहते हैं, इसीलिए सभी कर रहे हैं क्योंकि इलेक्शन बहुत नज़दीक है मध्य प्रदेश में भी? देखिए, कांग्रेस एक इस मामले में टोटल कन्फ्यूज पार्टी है। आप देखिए, कमलनाथ जी ने बोला कि भारत तो हिंदू राष्ट्र है ही एक तरीके से। बिल्कुल। दिग्विजय सिंह ने दूसरे दिन आके बोल दिया कि जो लोग ऐसा बोलते हैं उनको पार्टी में नहीं रहना चाहिए। अभी कल गृह मंत्री अमित शाह जी वहाँ थे मध्य प्रदेश में, और उन्होंने रिपोर्ट कार्ड जारी करके और बाकायदा ये बताया कि 20 साल की सरकार में मध्य प्रदेश में कितना गुणात्मक परिवर्तन आया है विकास की दृष्टि से। एक बीमारू स्टेट जो होता था, उन्होंने एक उदाहरण भी दिया कि 1980 में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी एक अर्थशास्त्री की तरफ से, जिसमें कहा गया था कि बीमारू स्टेट यानी कि मध्य प्रदेश कुछ और राज्यों के साथ मिलकर एक ऐसा राज्य है जो भारत की विकास दर को रोकता है। तो उसके लिए मध्य प्रदेश में कांग्रेस जो नहीं कर पाई थी, उस सबको प्रयास किया गया 20 साल में करने का। लेकिन जब वो ये रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहे थे, तो उसी से पहले दिग्विजय सिंह जी ने कहीं बयान दिया कि कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी अब नूह की तर्ज पर दंगे कराएगी चुनाव जीतने के लिए, क्योंकि उसकी स्थिति खराब है। ये इस बात को दिखा रहा है कि कांग्रेस जो है वो मन से एक सांप्रदायिकतावादी पार्टी के रूप में व्यवहार कर रही है। और विकास की बात करना हो या, तो कांग्रेस इस मामले में टोटल कंफ्यूज है। आप देखिए, अगर आपके मन में आस्था नहीं है और आप हिंदू धर्म का या हिंदुत्व का प्रयोग केवल चुनाव जीतने के लिए करते हैं, तो ये बात सबको समझ में आ जाती है। आपका ही एक नेता धीरेन्द्र शास्त्री जी के यहाँ जाके बोलता है, तो आप वोट के लिए करें। दूसरा नेता आपकी ही पार्टी का बोल रहा है कि जो ये बोल रहा है, यानी कि दिग्विजय सिंह जी बता रहे हैं आपकी पार्टी की तरफ से दो बयान दिए जा रहे हैं, दोनों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। कमलनाथ जी के बयान से आप हिंदुओं को बेवकूफ़ बना रहे हैं, और दिग्विजय सिंह जी बयान देकर ये कह रहे हैं कि मुसलमान हमारे साथ रहे, मैं मुसलमानों का पक्ष लेकर खड़ा हूँ। तो ये घोर सांप्रदायिकता की राजनीति और ध्रुवीकरण की। अब देखिए, इस पर मेरा सवाल ये है, हमारे यहाँ के जितने भी सेकुलरिस्ट हैं, इकोसिस्टम के लोग हैं, बार बार सवाल उठाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक। अब ये देखिए, ये घोर सांप्रदायिकता का परिचय कौन कर रहा है? इसकी तो कोई आवश्यकता नहीं थी, कमलनाथ जी नहीं भी जाते। धीरेन्द्र शास्त्री जी के कार्यक्रम में जाकर और उसके तुरंत बाद ये बोल करके 82% हिंदू यहाँ रहता है, हिंदू राष्ट्र तो ऑलरेडी है ही है, जैसा ही है। फिर उसके बाद दिग्विजय सिंह से आप बयान दिलवा रहे हैं कि जो है उसको हटा दीजिए और ये ऐसी बयानबाजी नहीं हुई। फिर आप कह रहे हैं कि नूह की तर्ज पर दंगे इंस्टिगेट कर रहे हैं ना आप। बिल्कुल, आप कहने का मतलब है कि आप चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में जो चुनाव है वो विकास के मुद्दे पर न लड़ा जाए, सांप्रदायिकता के मुद्दे पर लड़ा जाए। तो कांग्रेस बार बार ये करती है और उसके बाद आरोप लगाती है कि देश में ध्रुवीकरण की राजनीति हो रही है। चलिए अमिताभ सर, लास्ट में बस आखिरी सवाल आपसे ये कि जिस तरह से अमित शाह जी का आजकल देख रहे हैं कि ज़्यादा जो है दौरे हो रहे हैं, तमाम चीज़ों में वो इन्वॉल्व नज़र आ रहे हैं और खासा दिलचस्पी ले रहे हैं वो पार्टी के हर बड़े फैसले में, हर बड़ी जगहों पर वो पहुंच रहे हैं। चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, इससे पहले जिस तरह से उन्होंने तमिलनाडु में जो यात्रा का शुभारंभ किया था, तो यानी कि अलग अलग राज्यों में जाकर जिस तरह से वो माहौल बना रहे हैं, तो अमित शाह की जो कह सकते हैं कि जो इस समय भागीदारी है, उसको कैसे देखते हैं आप?
देखिए, निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी के पास बात दूसरे नंबर के तो वही हैं जी, और सारी जिम्मेदारी उन्हीं के ऊपर है। बिल्कुल। और उन्होंने अपनी रणनीति से कई बार भारतीय जनता पार्टी को बहुत सफल भी बनाया है। जी। कर्नाटक में सफल नहीं हो पाए तो उसकी जिम्मेदारी भी उनके ऊपर आई और उन्होंने उस जिम्मेदारी को लिया भी। बिल्कुल। तो मीडिया में उनकी आलोचना भी हुई, काफ़ी हंसी भी उड़ाई गई, सोशल मीडिया पर खूब मीम्स बने। तो अब जब आप जाते हैं तो अब वो पूरी की पूरी इलेक्शन की जिम्मेदारी तो उन्हीं की जिम्मे रहती है। तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि भारतीय जनता पार्टी बहुत कड़ी फाइट में है वहाँ। और आज की डेट में चीज़ों को मैनेज करना और उसके लिए तो एक तरीके से ये बहुत अच्छी बात होती है कि सामने से आकर चुनौती लेना, और वो चुनौती स्वीकार कर रहे हैं। और बिल्कुल, और अमिताभ सर से मैंने लास्ट में बिल्कुल एक अलग तरह का सवाल ले लिया, क्योंकि अमित शाह जी जिस तरह से दिखाई दे रहा है हर जगह पर उनकी सहभागिता भागीदारी लगातार बढ़ रही है और जिम्मेदारी को वो ले रहे हैं। सबसे बड़ी बात अमिताभ जी ने कहा कि उन्होंने उनके अगुवाई में अगर हार भी हुई तो उसको स्वीकार किया है। तो ये एक लीडर की पहचान होती है। फिलहाल जिस तरह कांग्रेस वर्किंग कमेटी में कुछ लोगों का आना और कुछ लोगों का नहीं आना अपने आप में जो है अजीब व गरीब स्थिति जो लेकर आ रहा है, वहीं कांग्रेस पार्टी की जो सोच है उसको भी दर्शा रहा है कि वो खुद अपने अंदर बेहद कंफ्यूज्ड है। आप इसको लेकर क्या सोचते हैं ज़रूर कमेंट करिए। फिलहाल हम ऐसे प्रोग्राम, ऐसे मुद्दे आपको सामने लेकर आते रहेंगे, लेकिन बस आपसे गुजारिश करेंगे हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ज़रूर लाइक कीजिए और प्रोग्राम ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि हम जो महत्वपूर्ण और अहम मुद्दे हैं वो आपके सामने लेकर आते हैं। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। अमिताभ साहब का बहुत शुक्रिया और आप सबका बहुत धन्यवाद। नमस्कार।